नमस्कार मित्रों, हम निरंतर अभ्यास के अंदर जुड़े हुए हैं। हमारा अभ्यास निरंतर चल ही रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार बहुत सरल टॉपिक है और इसको हम क्रम से सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्ण, भाषा और वर्ण के बारे में देखा। अभी उसमें हम स्वर को देख रहे थे। तो सबसे पहले स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जब कोई वर्ण बनता है तो उसकी कुछ ना कुछ उत्पत्ति होती है। तो वर्ण कैसे बने, उनकी उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक तो मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो पहले जो वर्ण निकले थे वो 4 वर्ण थे, अ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर यानी जो 2 वर्णों से मिलकर बनता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। आ, ई और उ ये संयुक्त है। संयुक्त यानी इसके अंदर 2 वर्ण मिले हुए हैं। अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई। इस तरीके से ये दीर्घ है। फिर संधि युक्त ए का अर्थ हुआ ये संयुक्त है। इसके अंदर अ और ई मिलकर ए बनता है। अ और ए मिलकर आई बनता है। उसी प्रकार अ धन उ मिलकर ओ बनता है और अ धन ओ मिलकर औ बनता है। इसीलिए इन्हें संधि युक्त स्वर भी कहते हैं। उच्चारण के अनुसार उच्चारण करते हैं, उसके आधार पर भी वर्णों के भेद होते हैं। तो उच्चारण कालमान, जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ समय लगता है, जिसको हम एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसके अंदर बोलते समय हमें समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी जिसको बोलने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। जैसे मैंने चुटकी बजाई तो ये ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर यानी जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। जब इन वर्णों के बारे में ये सबसे पहले भेद किसने किया था, ऐसा जब हमें पूछा जाए तो पाणिनि ने किया था। जब पाणिनि सुबह में 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठने के बाद में योग मुद्रा में ऐसे बैठते थे, तब उस समय में एक मुर्गा बोला। और मुर्गा किस तरीके से बोला? कू, कुकू, कू। तो इस आधार पर उन्होंने संस्कृत के अंदर तो स्वरों के 3 भेद किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हम अपना विषय जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसलिए ह्रस्व स्वर कू मतलब 1 सेकंड का समय लगता है। अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर यानी जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। आ, ई, उ तो इनको 2 सेकंड, जैसे एक आ 2 सेकंड का समय। फिर प्लुत स्वर, ये हिंदी में नहीं होता है लेकिन ये संस्कृत में होता है। जैसे ओम, तो किसी वर्ण को दीर्घ किया जाता है तो वो प्लुत स्वर होता है, ये संस्कृत में होता है। उच्चारण के आधार पर हम वर्णों के जो अलग अलग तरीके से अपने शरीर के अंदर जुड़े हुए हैं, उस आधार पर भी वर्णों के बहुत सारे प्रकार हैं। हम क्या सोचते हैं वर्णमाला बहुत छोटा टॉपिक है। वर्णमाला भी अपने आप में बहुत गहराई का विषय है। जैसे संस्कृत के अंदर तो सीखने जाएंगे ना तो एक अ जैसे वर्ण के भी 18 भेद हैं, लेकिन हम अभी जितना हमारे लिए प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को देखेंगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वर्ण, जो हमारी होठ हिल रहे होते हैं उस आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी जिसके अंदर होठ हिलते समय गोल हो जाते हैं, उ, औ, इसके अंदर हमारे होठ है वो गोल हो जाते हैं, तो वृत्त हो जाते हैं, इसलिए उसको वृत्ताकार। और जिसके अंदर वृत्त नहीं होते वो अवृत्ताकार है। उसी प्रकार हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा बनाई है। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
जब हमारी जिह्वा है स्वर को बोलते समय ई ए ऐ, तो आगे की जिह्वा हिलती है, इनको अग्र स्वर कहेंगे। मध्य स्वर अ, ऐसा कहते ही मध्य में ही जिह्वा टिकी हुई रहती है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहेंगे। और पश्च स्वर ये पीछे से बोले जाते हैं, आ ऊ, इसलिए इसको पश्च स्वर कहा जाता है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, जब मुख कोई न कोई आकृति लेता है उस आधार पर भी स्वरों के भेद होते हैं। जिसे कहेंगे संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और विवृत्त। ऐसे शब्द सुनते हैं तब हमारे बाद दिमाग में भी कई तरीके के आते हैं कि इनका अर्थ क्या है। विवृत्त का अर्थ हुआ मुख का पूरा खुलना। आ बोलते तब हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, तो इसलिए आ कौन सा वर्ण है, तो विवृत्त स्वर है। फिर अर्ध संवृत्त मतलब जिसमें आधा मुंह खिलता है, और अर्ध विवृत्त जिसमें अर्ध संवृत्त और विवृत्त के बीच में। तो इस तरीके से ई ऊ ये संवृत्त है, ये अर्ध संवृत्त है, ए और ओ। अर्ध विवृत्त है अ, ऐ और औ। इस आधार पर मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों के 4 भेद होते हैं, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त और विवृत्त। फिर स्वर तंत्र के आधार पर हमारे शरीर जो बना हुआ है, शरीर के अंदर स्वर तंत्र है, उस आधार पर भी वर्णों को देखा जाता है, वर्णों के भेद। तो सबसे पहले हम स्वर तंत्र कौन कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वर तंत्र कितने होते हैं ऐसा पूछा जाए तो स्वर तंत्र 7 होते हैं। सबसे पहले नासिका, पहले हम स्वर तंत्र की बात करते हैं, तो ये नासिका। फिर उसके बाद में ओष्ठ, फिर दंत यानी दांत। फिर उसके बाद में तालु किसे कहते हैं, जो अपने ये दांत है, दांत के जस्ट जो पीछे वाला भाग है उसे तालु कहा जाता है। फिर मूर्धा, जो तालु से भी अंदर की ओर, जो अपने जहाँ जीव को मोड़ेंगे तो वहाँ उस अंग को कहा जाता है मूर्धा। फिर कंठ और जिह्वा, ये 7 है, वो हमारे प्रमुख उच्चारण स्थान है। यहीं से हम वर्णों को निकालते हैं। जब उच्चारण स्थानों के बारे में लोग नहीं जानते ना, तो बहुत गलत वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि मैं उच्चारण जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों को यदि मैं कहूँगा कि ये क्या है, तो वो इसे क्या पढ़ेंगे, ह्रस्व। लेकिन ऐसा नहीं है, उच्चारण नहीं जानते इसलिए गलत कर रहे होते हैं, या फिर उनको पढ़ने नहीं आता है इसलिए वो गलत कर रहे होते हैं। इसे वैसे बोलने में बोला जाएगा ह्रस्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो र दिखाई दे रहा है वो तो पूरा है और ह है वो अधूरा है, तो ह्रस्व, इसको ह्रस्व नहीं पढ़ेंगे। जैसे जिह्वा, जो व है वो तो पूरा है और ह अधूरा है, इसलिए जिह्वा। इस आधार पर वर्णों को पढ़ते समय, उच्चारण करते समय हमें उच्चारण स्थान भी ध्यान में होना जरूरी है। तो सबसे पहले कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, अ और आ। तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, ई। मूर्धन्य से री। दंत से कोई वर्ण, कोई भी स्वर नहीं निकलता है। ओष्ठ से ऊ। कंठ से कंठ तालु से। अब ए और ऐ जब वर्ण बोलते हैं तो उसमें हमारा कंठ और तालु दोनों स्पर्श कर रहे होते हैं, ए ऐ। उसी प्रकार कंठ और ओष्ठ से बात करेंगे तो ओ और औ, इसमें कंठ ओष्ठ से दोनों उच्चारित हो रहे होते हैं। उसी प्रकार जब व्यंजन की बात करते हैं, सीधी सी भाषा में जब हम किसी शब्द को सीख रहे होते हैं, हम अपने शब्दों को समझ रहे होते हैं, तो किस तरीके से समझें। जैसे व्यंजन है, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। जैसे कंठ से उच्चारण निकलने वाला वर्ण अ, आ, आप अपनी उंगली यहाँ पर रखो और बोलोगे तो आपकी उंगली यहाँ पर हिलेगी। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ। जब ये वर्ण बोले जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो क्या पढ़ते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। फिर ये वर्ण आया तो तुरंत बोल देते हैं अण मण खाली।
ऐसा नहीं है, उस वर्ण का सही उच्चारण हमें होना चाहिए। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे तो ये कौन सा कहाँ से उच्चारित होता है वो हमारे ध्यान में होना जरूरी है। ये कंठ वर्ण है, क ख ग घ अंग। जैसे वांगमय, तो वहाँ पर कौन सा अंग है? अंग है। बहुत सारे लोग ग और ड इसको एक जैसा ही समझते हैं। कंगन, तो अंग पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार तालु, जो जस्ट दांत के पीछे वाला वर्ण है वो तालु होता है। तालु ई। अपने ये वाली लाइन बोलेंगे तब अपनी जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करेगी। छ ज झ य श, ये तालु वर्ण है जहाँ तालु से निकलते हैं। फिर मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ये वर्ण है वो अपनी जिह्वा को गोल मुड़ेंगे तब बोलेंगे। ट ठ ड ध न, इस आधार पर मूर्धन्य वर्ण निकलते हैं। ये वाली लाइन बोलेंगे तब अपनी जिह्वा है वो दंत को स्पर्श करेगी। ट थ द ध न। उसी प्रकार ये वाली लाइन बोलेंगे तब हमारे होठ है वो हिलेंगे। प फ ब भ म। यदि मैं सोचूं कि मुझे होठ हिलाने नहीं और ये वर्ण बोलने हैं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो तय है कि ये वर्ण यहीं से निकलेगा, अन्यथा हम नहीं निकाल पाते। इसलिए सही उच्चारण स्थान को जानना ही सही उच्चारण हम कर सकते हैं, तभी हम सही तरीके से बोल सकते हैं। फिर कंठ और तालु, ये दो स्थान हैं। ए और आई बोलते समय दो जगह से हम बोलते हैं। क्योंकि अब ए बना कैसे है, ए और आई वर्ण बना कैसे है, तो अ और ई मिलकर ए बना है। तो अ का उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसलिए ए आई इसका उच्चारण स्थान क्या गिना जाएगा? कंठ तालु। उसी प्रकार ओ औ, अ का उच्चारण स्थान है वो तो कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। इसीलिए ओ औ इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। उसी प्रकार व, यदि ऐसा परीक्षा में पूछा जाए कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या कहोगे? व। इसमें हमारे दो अंगों का काम में लेते हैं, एक तो दांत और एक ओष्ठ, इसलिए ऐसा कहा जाएगा दंतोष्ठ। तो इस तरीके से हमें सही उच्चारणों का ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर ये सीखना जरूरी क्यों है? बहुत सारे लोग इनके बीच में भेद नहीं कर पाते हैं। श श स, उनको सब एक जैसे ही लगते हैं, और बोलना होता है तब फिर वो ऐसे ही बोलते हैं कि चलो चेतन जी चलते हैं, चलो चेतन जी चलते हैं, ऐसा बोलना होता है। तो च श स में भेद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उन्हें वर्णों के बीच में, वर्णों के उच्चारण स्थान के बीच में उनको भेद पता नहीं होता है। तो अब सीधी सी बात है, इसके बीच हम भेद कैसे करेंगे? तो हम वर्णों को सही तरीके से बोले। सबसे पहले तालु, जब हम ये श नहीं बोल पाते तो हमें क्या करना होगा? पहले ये वाली पूरी लाइन बोले, च छ ज ज य श, तो तुरंत बोला जाएगा। श, ये षटकोण का श जब बोलेंगे तब जिह्वा मुड़ी हुई होनी चाहिए। जब इस लाइन को बोलने के साथ में ही इसको बोलेंगे तो उच्चारण शुद्ध आएगा। ट ठ ड ढ न र श। फिर दंत्य वर्ण, ये तो सभी बोल ही पाते हैं आराम से, क्योंकि वर्ण दंत को स्पर्श करने वाला, ओष्ठ को स्पर्श करने वाले हम आसानी से बोल पाते हैं। लेकिन श श, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को उच्चारण करने में तकलीफ होती है। तो वर्णों का सही उच्चारण ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज हमने जो टॉपिक देखा वो वर्ण विचार के अंदर केवल स्वर और स्वरों के भेद। बहुत सारे लोग किसी विषय को बहुत शॉर्ट समझते हैं, ऐसा लगता है कि हम तो ये तो सब वर्णों के बारे में जानते हैं, स्वर तो क्या होते हैं, अ आ ई नहीं। लेकिन आगे की बड़ी एग्जामों के अंदर भी इनकी उपयोगिता रहती है। इसलिए हम एक भी चीज़ को बाकी नहीं रखेंगे और सब चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये जितना अभ्यास कार्य किया जाता है, आप उसके छोटे छोटे अपने नोट्स भी कॉपी के अंदर बनाते रहें और समय मिलने पर उस सब चीज़ों को कंठस्थ भी करें। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको केवल सुनना है, उस चीज़ को आत्मसात करना है, समझना है और अपनी कॉपी के अंदर उसके नोट्स भी बनाते रहे।
फिर उसके बाद में जब जैसे ही एक टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर आपके सामने इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे 10-12 जो आपको कॉपी के अंदर हल करने हैं। तो इसी तरीके से हमें अभ्यास करना है। अभ्यास में हमें निरंतरता के साथ में करना है। इसलिए आगे का जो हमारा टॉपिक है वो स्वर हुए। अभी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप भी व्यंजन के बारे में और थोड़ा अभ्यास करके आए, फिर आगे अपन मिलते हैं। इतना कहकर चलो, धन्यवाद।